महाराष्ट्र संकट पर 7 सवाल। क्या उद्धव सरकार जाएगी, बीजेपी आएगी? क्या बागी लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव? क्या बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव? क्या छोटे दल अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे? क्या राज्यपाल उद्धव से बहुमत साबित करने को कहेंगे? महाराष्ट्र को नुकसान की भरपाई कौन करेगा? सत्ता की चिंता, जनता की चिंता कौन करेगा? तो देखिए, इन्हीं 7 सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश इस वक्त हर कोई कर रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो ये संकट है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये रेस, कुछ इसी तरीके की रेस इस वक्त महाराष्ट्र सरकार में कौन जीत पाएगा, कौन आगे निकलेगा, यही चल रही है। आप देखिए, फिलहाल इसे देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार क्या बनती नजर आ रही है, क्योंकि फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करते हुए यहां कौन दिखाई दे रहा है? देवेंद्र फडणवीस। और पीछे रह जा रहे हैं उद्धव ठाकरे, जिनकी अभी सरकार है, जो अभी मुख्यमंत्री है। क्योंकि खबरें तो छन छन कर यही आ रही हैं कि बीजेपी बहुत करीब है, और बीजेपी जिस तरीके के दावे कर रही है, जो सूत्र जानकारी एबीपी न्यूज को दे रहे हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र में जो संकट सरकार पर इस वक्त बना हुआ है, वो कब टलेगा? फिलहाल तो एक सवाल, लेकिन अगर ये संकट इसी तरीके से बना रहा तो उद्धव ठाकरे कुर्सी से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको दे देते हैं। उद्धव सरकार के पास बहुमत नहीं है, इसकी सूचना बीजेपी की तरफ से नहीं, शिंदे गुट की ओर से राज्यपाल को दी जाएगी। तो बड़ी खबर है ये, शिंदे गुट इस बात की जानकारी देगा राज्यपाल को कि सरकार अल्पमत में है। ये जानकारी अभी तक राज्यपाल को क्योंकि ना तो दी गई है और ना ही इस बारे में कुछ और जानकारी दी जा रही है। तो बड़ी खबर ये कि उद्धव सरकार के पास बहुमत नहीं, इसकी जानकारी बीजेपी नहीं, शिंदे गुट की तरफ से दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर रहे थे विकास भदौरिया हमारे साथ हैं। विकास, यानी शिंदे गुट आखिर कब राज्यपाल को चिट्ठी सौंपेगा, इसका तो इंतजार किया जा रहा था, और सूत्र भी यही बता रहे हैं कि शिंदे गुट ही अपनी तरफ से पहल करेगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तकनीकी रूप से शिंदे गुट जो है सरकार का हिस्सा है। अब वो अगर सरकार से बाहर आए तो तकनीकी रूप से उन्हें ही राज्यपाल को ये जानकारी देनी होगी कि सरकार से वो बाहर आ गए हैं और ऐसे में सरकार अल्पमत में है। जब ये सूचना राज्यपाल तक पहुंच जाएगी, उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू होगा तो फिर बहुमत किसके पास है? तब फिर बीजेपी राज्यपाल के पास दावा करने जाएगी कि बहुमत उसके पास है, और बहुमत के आंकड़े के साथ वो चिट्ठी राज्यपाल को सौंपेगी। हमने थोड़ी देर पहले ही अभी राजभवन के सूत्रों से बात की, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि अभी तक राजभवन के साथ कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन किसी भी पार्टी ने नहीं किया है, ना तो बीजेपी ने किया है और ना ही बागी शिंदे गुट ने किया है। ऐसे में वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, और एक शब्द प्रयोग किया गया कि जैसे जल के बीच में कमल होता है, उस तरह से स्थिति अभी राजभवन की है। उसके पास जब कोई जानकारी आएगी, उसके बाद उनका एक्शन प्लान शुरू होगा। अभी हमने ये भी जानकारी राजभवन से पूछी कि क्या डिप्टी स्पीकर की भूमिका को लेकर राजभवन ने कोई कानूनी राय ली है। इस पर भी राजभवन का साफ तौर पर कहना था कि अभी चूंकि स्थिति उनके पास औपचारिक रूप से संवैधानिक स्थिति स्पष्ट नहीं है, सरकार की स्थिति की औपचारिक जानकारी नहीं है, इसलिए अपनी तरफ से वो प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेंगे। डिप्टी स्पीकर बहुमत का प्रस्ताव परीक्षण करा सकता है या नहीं करा सकता, जब उनके पास अल्पमत की सरकार होने की सूचना होगी और बहुमत का आंकड़ा किसी दूसरे दल के पास दिखाई देगा, तब वे इस स्थिति पर कानूनी राय लेंगे। खबर महाराष्ट्र के सियासी बवाल पर आ रही है, जो कि बीजेपी खेमे से जुड़ी हुई है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ रहे हैं, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली वो आ रहे हैं, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है। तो एक्शन में कहीं ना कहीं अब बीजेपी भी नजर आ रही है। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मैं अपने सहयोगी अंकित गुप्ता का रुख करना चाहूंगी। अंकित, इस बाबत और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, सूत्रों से एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस सुबह करीब 11 बजे के आसपास एयरपोर्ट पहुंचे थे, और उसके बाद में वो यहां से यानी कि मुंबई से दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं। और एक और इस सबके बीच में यहां पर चर्चा है कि महेश शेठमलानी, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं और देवेंद्र फडणवीस खेमे के लिए कानूनी सलाहकार का भी काम कर रहे हैं, वो भी देवेंद्र फडणवीस के साथ ही गए हैं। हालांकि इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हमको यह जरूर कंफर्म हो गया है कि महेश शेठमलानी भी दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं, और चर्चा यही है कि वो देवेंद्र फडणवीस के साथ गए हैं। तो कुल मिला
करके देवेंद्र फडणवीस यहां से जो है दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि अब जो हाई लेवल पर चर्चा है वो जो पहुंच चुकी है। अभी तक जो महाराष्ट्र की स्टेट लीडरशिप थी वो लगातार बैठक कर रही थी और चर्चा कर रही थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली पहुंचने का मतलब कि प्लान यहां पर तैयार हो गया है और अब जो हाई कमान है या ये कहा जाए जो उच्च नेता हैं, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, उनसे चर्चा करने के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है अंकित, आप रहिए, विकास भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो देखिए अंकित जिस तरह की जानकारी दे रहे हैं और साथ ही विकास ने भी यही बताया और ये लग भी रहा है कि महाराष्ट्र में अब क्या बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और उससे लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं और फडणवीस क्या इसीलिए दिल्ली भी आ रहे हैं। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आपको यह भी बता दें कि बागियों पर लगातार शिवसेना बरस रही है। आप सुनिए कि आज शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने इसे लेकर क्या कहा है। पहाड़, पानी, तो उनको 11 जुलाई तक और वहाँ आराम करने का ये फरमान है। महाराष्ट्र में उनके लिए कुछ काम नहीं है। जरूर 11 तारीख के बाद जो हमारी मांग है उसके ऊपर विचार होगा। उसका मतलब ये नहीं कि लोग आ गए, विधानसभा में आ गए और कुछ कर लिया। आप बहुत ही बारीकी से वो ऑर्डर पढ़ लीजिए। अपने आप में वो बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक ऑर्डर है। ठीक है, 11 तारीख, कल परसों ने 11 तारीख तक उनको आराम करना है। तो जो पहले अपने थे और अब बागी हो गए हैं वो पकड़ से बाहर हैं और इसी को लेकर लगातार संजय राउत निशाना साध रहे हैं। वो पहले भी कह रहे थे कि भाई आप महाराष्ट्र छोड़कर, अपना राज्य छोड़कर क्यों आप इतनी दूर जाकर पूर्वोत्तर के एक राज्य में बैठे हुए हैं, और वही निशाना साध रहे थे। विकास से बात कर लेते हैं, विकास भी हमारे साथ है। विकास, शिवसेना क्योंकि समझ गई है कि अब इनको पकड़ना तो बहुत मुश्किल है, दरवाजे खोलने की बात बार बार की जाती है लेकिन उसका फायदा अब तक नजर नहीं आया। ये देखिए, इस समय वाकई में शिवसेना के लिए बड़ी बुरी स्थिति बनी हुई है क्योंकि उसके घर में ही सेंध लग गई है और लगातार जिस तरह से संजय राउत उकसाने की कोशिश कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, उसके बाद भी उस तरह का रिएक्शन पूरे महाराष्ट्र या मुंबई में नहीं हुआ है बागियों के खिलाफ। ये शिवसेना के लिए संगठन में भी बड़ी दरक के रूप में देखा जा रहा है। जाहिर तौर पर ये बात अब सामने आ चुकी है कि शिवसेना का जो घर है वो इस समय गिरने की कगार पर है। कोशिशें लगातार पर्दे के पीछे से हो रही हैं, विधायकों से बातचीत करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन बजाय विधायक गुवाहाटी से मुंबई आने के, मुंबई से एक एक करके पिछले 4 दिनों में 4 विधायक यहाँ से जा चुके हैं और ये शिवसेना के लिए सबसे ज़्यादा दुखद स्थिति है। मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर ये भी आ रही है, हालांकि अभी इसके लिए खुलकर उन सांसदों का सामने आना बहुत ज़रूरी है। जो खबर है वो ये है कि तमाम सांसद भी बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी के अलावा बागी शिंदे गुट के संपर्क में हैं। बीजेपी के इस समय जो सांसद दिखाई दे रहे हैं शिवसेना के साथ, उसमें से 17 सांसद शिवसेना के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें बीजेपी के सूत्रों ने और शिंदे गुट के सूत्रों ने ये भी जानकारी दी है कि बड़ी तादाद में तमाम सांसद जो है वो शिंदे गुट के संपर्क में हैं। तो आने वाले समय में ये भी देखा जा सकता है कि केवल विधायक ही नहीं बल्कि शिवसेना के भी कई सांसद हो सकता है कि शिवसेना से बगावत कर। आप जो जानकारी दे रहे हैं उसके लिए हम थोड़ा इंतजार करेंगे पुष्टि होने का, लेकिन ये कुनबा और टूटेगा भी और उद्धव जिस तरह से अकेले पड़ते जा रहे हैं उनकी ताकत और कमजोर वो होंगे अभी आगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये साफ तौर पर अब दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ दिनों के भीतर जैसे जैसे शिवसेना ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो मजबूत है, कुछ लोग उसके साथ छोड़कर चले गए हैं लेकिन वो भी हमारे संपर्क में लौट कर आएंगे, लेकिन हमने देखा कि कुनबा किस तरह से बिखरता चला जा रहा है और अब इसी की अगली स्टेज जो दिखाई दे रही है, जो हम पढ़ पा रहे हैं अभी स्थितियों को, वो ये है कि आने वाले समय में शिवसेना का कुनबा और ज़्यादा दरकेगा, उसके और सदस्य और उसके घोंसले से परिंदे उड़ के बाहर निकलेंगे और इन परिंदों में बड़ी तादाद में सांसद हो सकते हैं। जी विकास, आप लगातार हमारे साथ रहिए। इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। बीजेपी ने सरकार के गठन का फॉर्मूला भी बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कोटे से 18 कैबिनेट, 10 राज्य मंत्री समेत 28 मंत्री होंगे। शिंदे गुट से भी इसी तरह करीब 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो नंबर गेम में अगर हम बात करें तो बीजेपी साफ तौर पर आगे नजर आ रही है। इंडिपेंडेंट का उन्हें साथ मिल रहा है, कुछ छोटे दलों का साथ उन्हें मिल रहा है, खुद अपने भी उनके अच्छे खासे विधायक हैं। और इस बीच जब सरकार का गठन अगर बीजेपी कर लेती है महाराष्ट्र में तो बीजेपी के कोटे से 18 कैबिनेट, 10 राज्य मंत्री समेत 28 मंत्री होंगे और इसी तरीके से शिंदे गुट से भी करीब 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। विकास भदौरिया हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास, तो फॉर्मूला तो करीब करीब तय है। ये बिल्कुल, देखिए फॉर्मूला करीब करीब तय है। हमारी अभी अब से कुछ देर पहले बीजेपी के एक बड़े नेता से बात हुई, उन्होंने हमसे लगभग
10 मिनट तक विस्तार से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि फॉर्मूला ऑलमोस्ट वर्कआउट हो चुका है, इसमें थोड़े बहुत माइन्यूट चेंजेज होंगे। 6 विधायकों पर 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री देने की उन्होंने बात कही। तो इस तरह से अगर बागी गुट की बात की जाए तो तकरीबन 40 विधायक इस समय शिंदे गुट के साथ हैं। इस तरह से उनके पास 6 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री आते हैं, तो कुल मिला के 12 मंत्री उनके पास हो सकते हैं। लेकिन ऐसी उन्होंने बड़े नेता ने हमें ये भी बताया कि फार्मूला बनाते वक्त ये भी तय किया गया है कि कम से कम 2-2 पद दोनों की तरफ से खाली रखे जाएंगे मंत्रियों के। तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि जब शपथ ग्रहण समारोह हो तो 10 मंत्री ही बागी गुट से यानी कि शिंदे गुट से शपथ लें, और बीजेपी गुट से भी जो तकरीबन अगर 106 विधायकों के आधार पर बात करें तो 28 मंत्री पद उनके पास आते हैं। तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि वो 24 या 26 मंत्री ही बीजेपी कोटे से ही शपथ लें। इसके अलावा हमने उनसे ये भी पूछा कि सरकार का गठन होगा तो उसमें अभी आपके साथ तकरीबन 10 से 12 जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी साथ हैं, तो उनको कैसे अकोमोडेट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो वरिष्ठ निर्दलीय विधायक हैं उनको सरकार का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन बाकी विधायकों को हम राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री का दर्जा देंगे और तमाम सरकार के और दूसरी शाखाएं होती हैं वहाँ पर उनको जगह दी जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए जिस तरह से विकास आप इसका जिक्र कर रहे हैं, ये तो यही बता रहे हैं कि तैयारी हर स्तर पर हो रही है और बस जैसे ही मौका मिलेगा जो सरकार फॉर्म करने की तैयारी है उस पर प्लानिंग जो है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन इसी बीच ये तो बात हो गई कि बीजेपी में क्या चल रहा है, हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की भी, लेकिन गुवाहाटी में भी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। गुवाहाटी में क्योंकि वो बागी विधायक होटल में रुके हुए हैं, उस होटल की बुकिंग को भी आगे बढ़ा दिया गया है। वहां पर अभी ताजा हालात क्या है, हमारे संवाददाता सूरज ओझा वहीं पर बने हुए हैं, उनकी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र का पोस्टर वॉर अब असम के गुवाहाटी में भी आ गया है। अब तक हमने महाराष्ट्र में देखा कि कई जगह पर एकनाथ शिंदे के समर्थक और जो उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं वो दोनों ही पोस्टरबाजी कर रहे थे, लेकिन अब असम के गुवाहाटी में भी आप देख सकते हैं कि पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। कल हमने देखा एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर लगे थे और आज उन्हें गद्दार बोलने वाले पोस्टर भी लगे हैं। ये पोस्टर आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है सारा देश देख रहा है गुवाहाटी में छुपे गद्दारों को, माफ़ नहीं करेगी जनता ऐसे फर्जी मक्कारों को, और इसमें हैशटैग गद्दार भी लिखा हुआ है। आप ये इमेज भी देख रहे हैं, ये सुपरहिट फिल्म बाहुबली का एक सीन है जिसमें कटप्पा बाहुबली को पीछे से चाकू से हमला करता है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पीठ में खंजर भोंका है, और ये जो पोस्टर लगाने वाले लोग हैं उन्होंने इस पे अपना नाम भी लिखा हुआ है, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस। तो देख सकते हैं जो महाराष्ट्र का पोस्टर वॉर था वो अब असम के गुवाहाटी तक पहुंच गया है। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ सूरज ओझा, गुवाहाटी। तो देखा आपने गुवाहाटी में भी अब पोस्टर वॉर किस तरीके से वहां पर भी नजर आ रहा है, क्योंकि गुवाहाटी में बगावत करके बैठे बागी विधायक वहीं पर मौजूद हैं और उनके लिए ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, हैशटैग गद्दार। महाराष्ट्र में तो आपने अब तक कई जगहों पर ऐसे पोस्टर्स देखे हैं जो शिव सैनिक, कई जगहों पर हिंसा और तोड़फोड़ की भी खबरें सामने आई, वो तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण जो एबीपी न्यूज पर आपने देखी, और इसी तरह का अब एक मैसेज देने की कोशिश गुवाहाटी में भी हो रही है और वहां पर इस तरह के पोस्टर्स लगाकर उन तमाम बागी विधायकों को गद्दार कहा जा रहा है और फर्जी मक्कार कहा जा रहा है। वो पोस्टर भी आपने देखा। तो ये फिलहाल उन बागी विधायकों के लिए किस तरह से शिव सैनिकों का गुस्सा है वो पोस्टर के जरिए, सड़कों पर तोड़फोड़ और नारेबाजी के जरिए सामने आ रहा है। हालांकि उनके समर्थन में भी कई जगहों पर नारेबाजी हुई है, प्रदर्शन हुए हैं, जो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
दूर है। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।